नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर आज आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट कोर्स। तो इस कोर्स में हमने अब तक क्या कर लिया है, अब तक हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जनरेटिंग सेट पढ़े थे कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है अंडर दीज ऑपरेशंस एंड S कोई उसका सबसेट है, तो अगर उस सेट का लीनियर स्पैन मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस के अंदर जितने भी वेक्टर हैं और उनमें जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, अगर वो पूरे के पूरे वी स्पेस को जनरेट कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि एस जो है वो वी को जनरेट करता है। जनरेट करने का मतलब क्या है कि वी का कोई भी एलिमेंट मैं ले लूँ वी से, तो वो एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक जो वेक्टर स्पेस है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक जनरेटिंग सेट की क्या होती है। तो वेक्टर स्पेस को आप लीजिए R3 अंडर नॉर्मल एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो सबसेट है, आप इस R3 में से एक सबसेट उठा लीजिए 1 0 0 0 0 0 1। ये R3 के ही एलिमेंट्स हैं, R3 का ही एक सबसेट है। तो अब R3 में से कोई भी एलिमेंट लेके आओ, मैं उनको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूँगा। जैसे मान लीजिए 2 3 -1 एक एलिमेंट है, ये मैंने R3 से उठाया, तो 2 3 -1 को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूँ। तो कोई ना कोई यहाँ पे स्केलर्स आएंगे, दैट इज दिस A2 दिस प्लस A3 दिस वेक्टर। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो अभी A1 A2 A3 की वैल्यूज क्या आएंगी, A1 की 2 आ जाएगी, बड़ा आसान है इसको कंप्यूट करना, इसकी 3 आ जाएगी, और A3 की क्या आएगी -1। तो कोई भी एलिमेंट आप लेके आओ, मैं उसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो क्या है, ये जो सेट है वो पूरी की पूरी R3 स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ लीनियर स्पैन ऑफ दिस सेट S इज इक्वल टू R के पूरी स्पेस को जनरेट कर रहा है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको जनरेटिंग सेट की दिखाई कि कैसे कोई सेट जो है वो पूरा का पूरा जनरेट कर सकता है एक स्पेस को अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास कंसेप्ट है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस का। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ अ सेट और डिपेंडेंस। तो कंसेप्ट वही है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है अंडर दीज ऑपरेशंस, और उस वेक्टर स्पेस का मैंने एक सबसेट लेना है, उसका सबसेट लेना है। तो हम हैं कि V को कौन सा छोटे से छोटा सेट जो है वो मिल जाए जनरेट करने के लिए। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिए। जो वेक्टर स्पेस है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में ली थी R3 स्पेस, तो ये एक इनफाइनाइट स्पेस है, इनफाइनाइट स्पेस है। तो इनफाइनाइट जो स्पेस होती है उसको हम पूरा का पूरा पढ़ नहीं सकते, उसको हम पूरा का पूरा पढ़ नहीं पाते। तो इसको हम कैसे स्टडी करें, तो हम क्या है कि हम एक छोटे से छोटा स्मॉलर से स्मॉलर एक सबसेट ढूंढते हैं, सबसेट ऑफ V, जो V को पूरा का पूरा जनरेट करता है। V हम क्या ढूंढते हैं, we find some smaller subset of V so that I can study infinite space through this smaller
सबसेट। जैसे पिछली एग्जांपल में ध्यान से देखिए, पिछली एग्जांपल में क्या था कि हमारे पास एक R3 स्पेस थी। तो R3 स्पेस तो बहुत बड़ी है, 3 डायमेंशन में इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो ये सेट पूरा का पूरा R3 जनरेट कर रहा है। तो अगर पूरी की पूरी R3 स्पेस को मैंने पढ़ना है तो मैं किसके थ्रू पढ़ूंगा? इस सेट के थ्रू, क्योंकि ये सेट छोटा है, जल्दी समझ में आएगा, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इतनी बड़ी स्पेस को मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए जब वेक्टर स्पेस को हमने पढ़ना है तो वेक्टर स्पेसेस और उसकी जो सब स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादातर इनफाइनाइट स्पेसेस ही होती हैं, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही होते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सच स्मॉलर सबसेट्स ऑफ दीज स्पेसेस so that we can study the infinite vector spaces more easily. तो छोटे से छोटा सबसेट जो है वो ढूंढते हैं हम। तो इसलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सबसेट आता है, जैसे कोई भी सबसेट आ गया, मान लीजिए एक वेक्टर स्पेस है, तो उसका उस वेक्टर स्पेस का हमने कोई सबसेट बना लिया, ठीक है जी। तो उस सबसेट में मान लीजिए हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये स्मॉलर से स्मॉलर सबसेट है जो जनरेट करता है? जैसे पिछली एग्जांपल में देखिए, सारा कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर होता है। मुझे कैसे पता चला कि इसमें 3 ही एलिमेंट होने चाहिए? इसमें 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, बट आई इन स्मॉलर टू स्मॉलर, लीस्ट से लीस्ट एलिमेंट्स हों जो इस वी को जनरेट कर जाए। अभी वो चीज़ें कम क्यों नहीं है, ज़्यादा क्यों नहीं है? अगर इसमें से एक भी एलिमेंट कम कर दूं तो वो सेट जनरेट नहीं कर पाएगा R3 स्पेस। तो 3 एलिमेंट होने ही चाहिए थे। तो कैसे पता चलता है ये चीज़? तो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट स्मॉलर सबसेट्स, कि उसमें उतने ही एलिमेंट हों जितने उस स्पेस को जनरेट करते हैं। अगर वो सेट बड़ा है तो हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि उसमें से कितने एलिमेंट जो हैं वो हम कम कर सकते हैं, सो दैट हमें वो एक प्रॉपर जो सबसेट है वो मिल पाए जो जनरेट कर पाए। तो ये चीज़ जो है वो हम डिपेंडेंस और डिपेंडेंस के थ्रू करते हैं। अब जैसे अगर ये ये जो सेट है ये एक बड़ा है, मान लीजिए कि बड़ा एक सेट है जो जनरेट कर रहा है, तो हम इंटरेस्टेड होंगे इसमें देखने के लिए कि क्या कोई वेक्टर अपने दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिखा जा रहा है। मीन्स कोई जहाँ से कोई वेक्टर जो है वो अपने दूसरे ही वेक्टर्स के सामने तो नहीं लिखा जा रहा है, उनसे तो नहीं जनरेट हो रहा है। अगर उनसे ही जनरेट हो रहा है तो हम उसको सबसेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ कि कैसे पता चलेगा कि कोई सेट जो है वो स्मॉलर होना है, अभी जनरेटिंग सेट के लिए ज़्यादा बड़ा है, वो चीज़ हम पढ़ते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के थ्रू। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख देते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी, इस कंसेप्ट की। क्योंकि हमें कोई जनरेटिंग सेट जो है वो स्मॉलर से स्मॉलर चाहिए, और अगर कोई बड़ा सेट जनरेटिंग सेट मिल रहा है तो हमें उसे छोटे से छोटा बनाना है ताकि मोर इजीली मैं जो स्पेस है उसको उसके थ्रू स्टडी कर पाऊँ। तो इसलिए चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है वो देख लेते हैं, तो इससे ही लीनियर डिपेंडेंसी आ जाएगी। लीनियर डिपेंडेंट, तो क्या इसकी डेफिनेशन है? अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is called लीनियर डिपेंडेंट। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, लीनियर डिपेंडेंट एक सबसेट है एस V का, इसे हम लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ finite number of distinct vectors u1 u2 and so on, u1 finite number of vectors in S में finite number of vector exist करें and scalars a1
A2 एंड सो ऑन an उतने ही स्केलर एग्जिस्ट करें। और कंडीशन क्या लगाई है, नॉट ऑल जीरो, स्केलर सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, उसमें नॉन जीरो भी स्केलर होने चाहिए। सच दैट दिस कॉम्बिनेशन a1u1 प्लस a2u2 एंड प्लस so on प्लस an un इज इक्वल टू जीरो। ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। और जो स्केलर हैं वो सारे के सारे जीरो ना हो। अगर तो सारे के सारे जीरो हो गए तो फिर तो ये ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन होगी जीरो। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन किसी n वेक्टर्स के लिए जीरो बन रहा है जब सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं है, मतलब एक भी अगर नॉन जीरो मिल जाता है तो हमारा काम चल जाएगा, तो हम बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, then we say that the vectors of S are linearly dependent। समझ में आया कुछ? चलो इसे सौखी लैंग्वेज में और सौखी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जैसे कोई वेक्टर स्पेस है अभी, उसका एक सबसेट मैंने ले लिया। ऑब्वियसली इस सबसेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस में तो इनफाइनाइट है। अगर वो वेक्टर स्पेस जीरो नहीं है, ठीक है, जो जीरो वेक्टर स्पेस होती है उसमें तो एक ही एलिमेंट होता है, तो अगर वी जीरो नहीं है तो वी के अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो अगर उन्हें स्टडी करना है तो किसी ना किसी फाइनाइट सेट के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो ये जो सबसेट होगा इसका वो तो फाइनाइट ही होगा, ये बात की है। तो अभी इसको लीनियरली डिपेंडेंट ये कब होगा, लीनियरली डिपेंडेंट ये तब होगा कि मान लीजिए कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए जहाँ n+2 है, जहाँ n+n है, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाए कुछ स्केलर्स के साथ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाए जब ये जीरो हो जाए और इसमें से कुछ स्केलर्स जीरो ना हो। अगर एक भी स्केलर जीरो ना हो तब भी बात बन जाएगी। तो तब हम बोलेंगे कि ये S क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। मीन्स इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बने, कब बने, जब नॉट ऑल स्केलर्स आर जीरो, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो चलो दूसरी तरफ से मान लेते हैं जब ये सारे के सारे स्केलर जीरो हो जाएं तब जीरो बने, तो फिर हम बोलेंगे कि वो सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। इसकी डेफिनेशन भी नीचे आप लिख सकते हैं कि इफ S is not linearly dependent then it is linearly independent। linearly independent का मतलब क्या होगा, linearly independent का मतलब ये होगा कि जब ये कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनेगा इन S के वेक्टर्स का, तो सारे के सारे स्केलर्स क्या आएंगे, सारे के सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, जीरो। तो जब इनमें से एक भी नॉन जीरो हो जाए तो वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो हो जाएं तो वो सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखिए, अगर कोई सेट S लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, इसका मतलब है कि जीरो जो है वो किसी नॉन जीरो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा रही है। इसका मतलब है कि वो जो सेट S है वो थोड़ा जनरेटिंग सेट तो हो सकता है, बट अभी स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट नहीं बना। स्मॉलेस्ट समझ रहे हो, क्योंकि हम S के स्मॉलर वर्जन में इंटरेस्टेड हैं कि S स्मॉलर से स्मॉलर होना चाहिए ताकि हम V को अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो अगर एक सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, बार बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो V को जनरेट कर सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्मॉलर जनरेटिंग सेट। तो फिर हम क्या करते हैं, जो जो वेक्टर अपने पीछे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं अपने दूसरे वेक्टर्स के, उनको डिलीट करते चले जाते हैं और स्मॉलर जो है वो मिल जाता है। ये काम हम जो है बेसिस और डायमेंशंस पढ़ेंगे तो वहाँ करेंगे। तो अभी सिर्फ आप यही समझ लीजिए
कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए और उसमें सारे के सारे स्केलर जीरो ना हो। और इंडिपेंडेंट कब बनेगा? जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो और सारे के सारे स्केलर जो हैं वो जीरो बने, तो तब हम बोलेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी एक बात और जहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिए कि जो हमारा जीरो है, जो हमारा जीरो है ऐसे करके, उसमें से एक स्केलर तो हमेशा नॉन जीरो आता ही है जब जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है। ये स्केलर जीरो नॉन जीरो होता है, वन इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब है कि जिस सेट में इफ एस एक सबसेट जो है वेक्टर स्पेस का, इफ एस कंटेन्स जीरो वेक्टर देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। जो सेट जीरो कंटेन करता होगा वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों डिपेंडेंट हो जाएगा? क्योंकि जब हम उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखेंगे, मान लीजिए कि ये है एक सेट है हमारे पास ऐसे करके u1 u2 और उसमें एक जीरो आ गया, फिर u3 आ गया और फिर u5 आ गया, मान लीजिए ये सेट है। तो जब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ऐसे करके a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 0 प्लस a4 u3 प्लस a5 u5 ऐसे करके जब बनाऊंगा तो ये वाला स्केलर जो है वो हमेशा क्या रहेगा? नॉन जीरो। जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला स्केलर क्या रहेगा? नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर जे भी जीरो हो गया, अगर a3 भी जीरो हो गया तो जीरो इंटू जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो a3 हमेशा क्या रहेगा? नॉन जीरो। तो अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में देखो एक वेक्टर तो मिल गया ना जो नॉन जीरो नहीं है। तो अगर नॉन जीरो नहीं है तो फिर s क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो मिल गया इस लीनियर कॉम्बिनेशन में तो वो सेट क्या बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये रिजल्ट है, इसको ध्यान से लिख लीजिए कि जो सेट जीरो कंटेन करेगा वो हमेशा क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे के सारे स्केलर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो एग्जाम्पल देखते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट की। तो हमें एक एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, या आप एग्जाम्पल कह लें जहाँ एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। एक सेट दिया हुआ है हमें एस, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे करके 1 3 2 2 -4 0 1 -3 2 -4 और -1 0 1। ये हमारे पास एलिमेंट्स। पहले तो ये बताइए कि एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? पता है कुछ? सिर्फ 4 टपल्स हैं। तो ये जो है वो सबसेट होगा R4 स्पेस का। ठीक है, तो चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन रहा है कि इंडिपेंडेंट। तो इसको चेक करने के लिए क्या बनेगा? टू चेक दैट S is linearly dependent or linearly independent, we take इसका linear combination of set S। combination कैसे लेंगे? a1 1 3 -4 2 प्लस a2 2 2 -4 0 प्लस a3 1 -3 2 4 एंड प्लस a4 -1 0 1 0 2। ऐसे करके अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? a1 3a1 -4 a1 2 a1 प्लस 2a2 2a2 -4 a2 0 प्लस a3 -a3 3 2 टाइम a3 -4 a3 प्लस -a4 0 a4 0 इक्वल टू।
टू 0। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या इक्वेशंस बनेंगी। पहले पहले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे ना, ऐसे करके e1 प्लस 2a2 प्लस a3 माइनस a4। इक्वेशन पे क्या बनेगी, 3a1 प्लस 2a टू 3a3 माइनस 4a4 देन माइनस 4a1 माइनस 4a2 प्लस 2a3 एंड प्लस a4 एंड लास्ट वाला 2a1 4a इट इज इक्वल टू 0। तो J0 भी क्या होगी, 4 टप्पल वाली होगी ना फिर 0, क्योंकि इधर एक 4 टप्पर का एलिमेंट है, तो उधर 0 भी क्या होगी, 4 टप्पल वाली। तो जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग क्या बनेगा, a1 प्लस 2a2 प्लस a3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3a1 प्लस 2a2 माइनस 3a3 माइनस a4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4a1 माइनस 4a2 प्लस 2a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, और लास्ट आएगा 2a1 माइनस 4a3 इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशंस बनी। तो इन 4 इक्वेशन में से हम क्या ढूंढेंगे, a1 a2 a3 a4 ढूंढना। अगर तो ये सारे 0 आ गए तो ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा और सेट एस क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इनमें से कोई भी नॉन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे जो सेट एस है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अभी इनका सोल्यूशन जो है वो हम निकालेंगे। तो इनका एक सोल्यूशन, वैसे तो आप सोल्यूशन जो है वो करके देख लें इसका, क्योंकि 4 वेरिएबल्स जो है वो हमने निकालने हैं और 4 ही इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो ये सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। तो मैं सीधा यहाँ पे सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ। अगर आप सोल्यूशन निकालें तो a1 की वैल्यू जो है वो आएगी 4, a2 की वैल्यू आएगी -3, a3 की वैल्यू आएगी 2 और a4 की वैल्यू आएगी 0। तो ये मिल गए। अब देखो 3 स्केलर नॉन जीरो मिल गए, एक भी अगर मिल जाता नॉन जीरो तो भी काम चल जाता। तो ये जो सेट एस है वो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ऐसे करके हम जो है वो इनको निकाल सकते हैं। ठीक है जी। वैसे तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, इसका सोल्यूशन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके, ऐसे करके कि एक मैट्रिक्स बना लिया इसका 1 2 1 -1 3 2 -3 -1 -4 2 1 एंड 2 0 -4 0, ऐसे करके। और इधर वेरिएबल आ जाएंगे a1 a2 a3 a4, और इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 0। अब तो अब 1 2, ठीक है जी। तो अभी ऐसे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जहाँ 0 0 बना लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए किसमें, एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए और वहाँ से हम जो है वो a1 a2 a3 और a4 की वैल्यूज जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा और तरीके से। ठीक है जी। तो ऐसे करके इस फॉर्म में भी आप सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। क्यों, क्योंकि a1 a2 a3 जो है वो नॉन जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो मिल जाता तब भी हम बोलते कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं।
ये इंडिपेंडेंट की एग्जांपल देखें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आप इसे बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो सेट एस है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 0 0 -1, फिर दिया हुआ है 0 1 0 -1, 0 0 1 -1 और 0 0 0 1, ये सेट है। अब इसको हमने देखना है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो चलिए देख लें। सेट एस दिया हुआ तो कैसे चेक करना है, ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन एक बनाएंगे, A1 1 0 0 -1 प्लस A2 0 1 0 -1 प्लस A3 0 0 1 -1 प्लस A4 0 0 0 1 इज इक्वल टू, क्योंकि 4 टपल है तो ऑब्वियसली 0 भी 4 टपल की ही होगी। तो क्या इक्वेशंस बनेगी, यहाँ से मैं सीधा एक स्टेप जो है वो बीच में स्किप कर रहा हूँ, तो सीधा लिख रहा हूँ A1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से सीधा A1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि बाकी के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैं वो 0 हैं। तो दूसरा देन इसमें आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 0, सीधा जहाँ से A2 भी 0 आ गया। तीसरी बात करते हैं, A3 आएगा, A3 भी सीधा 0 आएगा। और फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी, -A1 -A2 -A3 प्लस A4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्योंकि A1 A2 A3 भी 0 है, तो यहाँ से A4 भी क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो 0। तो A1 भी आ गया इक्वल टू A2 आ गया इक्वल टू A3 आ गया इक्वल टू A4 आ गया, तीन सारे क्या आ गए 0। तो सेट S क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं किसी भी सेट को कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो चलिए कुछ और आगे चलते हैं इसमें। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन दैट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, करवाने लगा हूँ। एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे, एस सेट क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है। तो ये कहाँ से, किस स्पेस में से है, इन P3 स्पेस। P3 मीन्स सबसे पावर ज़्यादा क्या है, 3 की। उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 पॉलीनोमियल्स। तो वो पूछ रहा है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बताइए। तो P3 में कोई भी जो पॉलीनोमियल होगी किस टाइप की होगी, वो इस टाइप की होगी ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस टाइप की होगी ना, कोई भी पॉलीनोमियल अगर लेके आओगे। ऐसे करके मैं अगर इनको कंप्लीट जो है इसमें करके लिखूं, तो ऐसे करके ये इनके जो बाकी के कोफिशिएंट हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट 0 है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट 0 है, ऐसे करके। तो चलिए, तो पहले हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ऐसे करके, A1 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस A2 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस A3 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 0। तो कराएंगे, A1 एक्स क्यूब माइनस A1 एक्स प्लस 2A2 एक्स स्क्वायर प्लस 4A2 माइनस 2A3 एक्स क्यूब प्लस 3A3 एक्स स्क्वायर प्लस 2A3 एक्स प्लस 6A3 इज इक्वल टू 0।
ऐसे है। तो अभी लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेते हैं, जैसे ये वाला है, तो क्या बन जाएगा जी, a1 माइनस 2a3 एक्स क्यूब, अभी एक्स स्केयर वाला देख लीजिए, प्लस 2a2 प्लस 3a3 एक्स स्केयर। अभी एक्स वाला देखेंगे, एक्स वाले आएंगे 2a3 माइनस a1 एक्स, और फिर कांस्टेंट वाले आएंगे 4a2 प्लस 6a3 इज इक्वल टू 0। अब जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर वाला जो जीरो है अब क्या होगा, इधर वाला जो जीरो है अब क्या होगा, ये जीरो पॉलिनोमियल होगी एक्स क्यूब में। तो कंपेयर करेंगे जब कोफिशिएंट्स, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो क्या आएगा, a1 माइनस 2a3 भी जीरो आएगा, a2 प्लस 3a3 भी जीरो आएगा, 2a3 माइनस a1 भी जीरो आएगा, और 4a2 प्लस 6a3 भी जीरो। तो वैल्यू किसकी ढूंढनी है, a1 a2 a3 की, क्योंकि यही हमें बताएंगे कि इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को, यहाँ से a1 और a3 की जो है वो आ जाएंगे मेरे पास वैल्यू। अगर मैं इनको निकाल के लिखूँ तो ये ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। इस इक्वेशन को फर्स्ट को लिखूँ ऐसे करके, और थर्ड को कैसे लिखूँ, ऐसे करके, माइनस a1 प्लस 2a3। बट यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है आई थिंक, क्योंकि दोनों कट जाएंगे तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा। और अगर मैं इन दोनों को देखूँ a2 और a3 को, तो यहाँ से शायद कुछ मिल जाए, 2a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0, 4a2 प्लस 6a3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी कट जाएंगे, यहाँ से भी कुछ सोल्यूशन जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ से सीधा सीधा सोल्यूशन जो है वो ये बन रहा है, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं। और अगर आप इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख लो, अगर आप इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 माइनस 2 0, 0 4 6 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से जे वाली रो जीरो हो जाएगी, और इस इक्वेशन से जे वाली रो जीरो हो जाएगी। तो बच गई ये दोनों बच गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, आपको पता है ये रिजल्ट, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है उसमें क्या होता है, अगर रैंक जो है ए का वो इज इक्वल टू एन आ जाए, एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम कहेंगे कि एक यूनिक सोल्यूशन है, और वो क्या है, जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन मीन्स ऑल वेरिएबल्स हैव जीरो वैल्यूज। और दूसरा क्या होता था, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाते हैं, उसमें नॉन जीरो सोल्यूशन भी आ जाएंगे। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है, नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स हैं वो नॉट ऑल जीरो, तो सारे के सारे तो जीरो नहीं होंगे। तो अब देखो इसमें क्या है, जब हमने इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का एक मैट्रिक्स बनाया और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, तो हमें रैंक क्या मिला, ये रैंक क्या आ रहा है यहाँ पे 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं 1 2 3, जिनकी हम वैल्यूज ढूंढ रहे हैं 3 हैं। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक लेस आ गया। तो क्या हो जाएगा, जो रैंक हमारा आया है ए का, वो क्या आया है इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन पे 2,
और वेरिएबल्स कितने थे हमारे पास, 3, A1 A2 A3। तो क्या हो गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर आ गए तो इसका मतलब क्या है कि A1 A2 A3 नॉट ऑल जीरो। अगर सारे के सारे जीरो नहीं है तो फिर S क्या हो गया, S इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि कोई एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है जहाँ डिपेंडेंट है। ज़रूरत क्यों पड़ी हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स को देखने की, क्योंकि कोई भी वेक्टर स्पेस है वो इनफाइनाइट होती है, अगर वो जीरो सब स्पेस नहीं है तो इनफाइनाइट होती है। तो हम क्या करते हैं कि उस इनफाइनाइट स्पेस को पढ़ने के लिए एक कोई ना कोई छोटे से छोटा एक उसका सबसेट ढूंढते हैं, वो उस वी का जो पूरा का पूरा जो है वो वी को जनरेट करता हो। तो अगर वो जनरेट कर रहा है पूरे के पूरे वी को, तो हम उस स्पेस को इस सेट के थ्रू पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटे सेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक जो सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं वो जनरेट कर रहा हो वी को, बट हमें छोटे से छोटा चाहिए। तो हम उसमें चेक करेंगे कि क्या उसमें 4 सेट का भी जनरेट कर सकता है, क्या 3 का भी जनरेट कर सकता है, और छोटे से छोटा जिसमें कम से कम एलिमेंट्स, वो सेट हम जो है वो चूज करेंगे पूरी की पूरी स्पेस को पढ़ने के लिए। तो ये पूरे का पूरा फंडा है लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस देखने के लिए एक सेट एस। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम आपको जो बेसिस और डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम वो जो है वो कल वाले लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद रहिए, पढ़ते रहिए, और हमें भी ये पॉजिटिविटी आती रहे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।